लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 पढ़ लिया था, क्यूब एंड क्यूब रूट, वो ख़त्म हो गया था। तो आज चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटी। सो कंपेयरिंग क्वांटिटी आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे कि 4, 5, 6, 7 ये सब में पढ़ा होगा। यानी कंपेयर करना है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना है। तो जैसे कि इसमें आपको रेशियो मिल जाएगा, प्रोपोर्शन मिल जाएगा, ये सारा चीज़ कंपैरिजन में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो निकालने के लिए बोला है, रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ए, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले लिखो स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। सो लिखो स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ अ साइकिल या फिर स्पीड ऑफ साइकिल, जो मर्जी, स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल टू, सिंबल देना, इक्वल का सिंबल देना, इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वाला क्या है, स्कूटर है। सो स्पीड, स्पीड ऑफ स्कूटर या ऑफ अ स्कूटर, जो मर्जी, स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखना हमेशा, जब कभी भी आप किसी चीज का रेशियो निकालते हो, जब कभी भी आप किसी भी चीज का रेशियो निकालते हो, उसका यूनिट जो है सेम होना चाहिए। यानी साइकिल का केस में किलोमीटर पर आवर था, स्कूटर के केस में भी किलोमीटर पर आवर है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि एक मीटर में होता, दूसरा किलोमीटर में होता, तो प्रॉब्लम होता। अगर आप वैसे रेशियो निकाल दोगे डायरेक्टली तो गलत हो जाएगा। While finding the ratio, the units of two quantity must be same. 2 क्वांटिटी है या 3 क्वांटिटी है या 4 क्वांटिटी है, जो भी है, they should have a same unit. समझ आया? सो अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, therefore ratio of their speed, ratio of their speed, ratio of their speed, रेशियो ऑफ द स्पीड। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार फिर से रीड करना है। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, टू जब बोलता है, यानी जिसके बारे में बोला वो डिनोमिनेटर में आता है। यानी साइकिल का स्पीड पहले होगा और उसके बाद नीचे में आएगा आपका स्पीड ऑफ जो भी चीज दिया हुआ, यानी इस केस में स्कूटर है। तो आप लोग ने लिखा देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साइकिल बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साइकिल या बाईसाइकिल, जो भी है, स्पीड ऑफ साइकिल बाय डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। हो गया। अब यहाँ पे देख लो, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। तो रेशियो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोग जो भी मतलब था लिख दिया। अभी इस साइकिल का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरा वाला स्कूटर का है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर कट गया, सेम सेम यूनिट है। और इसको हम लोग 15 से काट सकते हैं, 15 वन जा 15 टू जा, सो 1 और 2 बच गया। ठीक है, तो ये जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई चीज होता है ना, तो हम उसको रेशियो में लिखते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे 1:2, इस तरीके से। डिवाइड को हम लोग इस टू में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि आपने किसी का रेशियो निकाला और रेशियो निकालने के बाद आपको मिला 5/1। ठीक है, मतलब काटा ऐसा करके, जैसे कि मान लो कि नीचे में 5 था, ऊपर में 25 था। ठीक है, तो बच्चा ने काटा, 5 1 जा 5, 5 जा, तो फाइनली बच्चा क्या करता है, 5 लिख के आता है। 5 इज नॉट द रेशियो। ठीक है, 5 के नीचे में क्या है, 1 है, तो हमको लिखना पड़ेगा 5:1, उसको छोड़ना नहीं है। समझ आया? तो ये भूलना नहीं है कि नीचे में अगर कोई चीज रहेगा तो हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5 मीटर
टू 10 किलोमीटर। अब देखो एक मीटर में है, दूसरा किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना होगा, सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। अगर आप सेम यूनिट नहीं बनाओगे और रेशियो निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, नंबर बी 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। लिख लिया? सो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। आप देख सकते हो, आपका मर्जी, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में कन्वर्ट करो, आपका बात है, सेम यूनिट होना चाहिए। तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा? 1000 इंटू 10, है कि नहीं, मीटर हो गया। समझ आया? सो ये हो जाएगा 1 और 4 0 मीटर। अब देखो ये 10 किलोमीटर जो है मीटर में हो गया, और मीटर तो मीटर में ही था। सो हम लिखेंगे देयरफॉर रेशियो रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर बाई 10 किलोमीटर। समझ आया? समझ आया? आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, मैं तो यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ। तो 5 मीटर तो 5 मीटर, और 10 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, कितना था? 10,000 मीटर। मीटर मीटर कट गया, ये 5 1 जा और ये 5 2 जा 10 और 3 0 बच गया, ठीक है। यहाँ ऊपर में 1 बच गया, तो मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया। ये हो गया 1:2000। समझ आया? यानी नेक्स्ट लाइन इसके बाद होगा 1:2000। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नंबर तीसरा क्या बोला? 50 पैसा टू ₹5। तो क्वेश्चन लिखो 50 पैसा टू ₹5। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 पैसा टू ₹5 है। तो हम एक काम करते हैं ना, ₹5 को कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिखो ₹5 इक्वल्स टू, 1 रुपया में कितना पैसा रहता है? 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा। 100 पैसा तो 5 रुपया में कितना पैसा होगा? 500। तो लिखो इक्वल्स टू 5 रुपीज इक्वल्स टू 500 पैसा। अब दोनों पैसा में कन्वर्ट हो गया, सो हम लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5। रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5 इक्वल्स टू 50 पैसा डिवाइडेड बाय ₹10। 50 पैसा डिवाइडेड बाय ₹10। अब 50 पैसा तो 50 पैसा रह जाएगा, और ₹10 के जगह, सॉरी ₹5 के जगह में आप लिखोगे 500 पैसा। पैसा पैसा कट जाएगा, और बाकी जो जो काटना है काट लो, और उसके बाद फाइनली आपका आंसर 1:10 होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ये सब छोटा छोटा क्लास में आप लोग करके आया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं दिखाऊंगा, आप लोग बाकी पहला वाला खुद से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसको परसेंटेज में करना है 2:3। सो 2:3 को परसेंटेज में करना है, कैसे करेंगे? देखो इसको दो अलग तरीका से होता है। एक तो सिंपली है कि इसको डायरेक्टली 2/3 इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। इसको परसेंटेज में करना है तो डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया 2:3। नंबर 2 में दिखा रहा हूँ, यानी 2:3। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2/3 इंटू 100%। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100।
तो 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी दोनों कट गया, यानी ये कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। समझ आया? आप कभी भी क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया x + 2 = 3, तो आप बोलोगे मेरे को ये 2 अच्छा नहीं लगा, मैं इसको 5 लूंगा, तो मैं इसको x + 5 कर दूंगा = 3। चलेगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो 2:3 का मतलब है 2/3 इंटू 100% जब कर दिया तो परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 और 100 कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। मैंने क्या क्वेश्चन चेंज किया? 2/3 का 2/3 है तो हो गया। तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे, अगर कटता है तो काट देना, नहीं कटता है तो हम इसको लिखेंगे 200/3, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 662/3 आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग आगे लिख लेना 66.67%। ऐसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपका मर्जी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो निकालो, ये हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकालो, पहला वाला क्वेश्चन को निकालो। सो आप लोग जब सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर 75% निकलेगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी मान लो कि क्लास में 25 स्टूडेंट है, उसका 72% बच्चा जो है आर गुड इन मैथ्स, यानी 72% जो है अच्छा है मैथ्स में। हम लोग जनरली जब किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो वो 100 में निकालते हैं, यानी परसेंटेज जो होता है दैट इज आउट ऑफ 100। यानी किसी को 98% मिला है, इसका मतलब है 100 में 98 मिला है। ठीक है, 98% का मतलब ये हुआ, ना कि ये मतलब हुआ कि 98% मिला है इसका मतलब है कि 1000 में 98 मिला, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम लोग जनरली उसको 100 में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 72% बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा है, तो खराब कितना है? 72% अगर अच्छा है तो खराब कितना है? टोटल 100 होता है ना, तो 72 अगर अच्छा है तो बाकी खराब कितना है? सोच के देखो कितना होगा। 100 माइनस 72 यानी 28%। ठीक है, 28%। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स, कितना लोग मैथ्स में अच्छा नहीं है, यानी 28% लोग अच्छा नहीं है टोटल स्टूडेंट का। समझ आया? सो लिखो टोटल स्टूडेंट लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बोलूँगा टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू 25, इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट लाइन, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथ्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथ्स, कितना बच्चा लोग अच्छा है मैथ्स में? 72%। बोलने से 0 मिलेगा। देखो मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल था कि कितना बच्चा लोग अच्छा है मैथ्स में। ये परसेंटेज है और बच्चा अलग चीज होता है। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? ये तो परसेंटेज में दिया है, मैंने सवाल पूछा था कि कितना बच्चा मैथ्स में अच्छा है, तो वो तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिखा था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथ्स, तो ये परसेंटेज का बात कर रहा है कि कितना परसेंटेज लोग अच्छा है, तो 72%। नेक्स्ट लाइन, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर में लिखो 100 माइनस 72, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो परसेंटेज।
100 माइनस 72 परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपका 28%। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दोस हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। सो अब लिखेंगे therefore 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 number of student therefore number of student therefore number of student good in maths therefore sorry not good in maths क्योंकि not good का निकालना है, therefore number of student not good in maths equals to 28% ऑफ, हमेशा परसेंटेज टोटल पे ही निकलता है, तो टोटल स्टूडेंट कितना था, किसी भी चीज 25, सो हम लोग लिखेंगे 28% ऑफ 25, यानी इस तरीका से लिखेंगे इक्वल्स टू 28% ऑफ 25। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। अभी अभी तो यहाँ पे बताया था कि 100% का मतलब होता है 100 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 28% मतलब 28/100 ऑफ का मतलब इनटू 25, 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 7 जा, यानी आपका आंसर हो गया 7। 7 बच्चा लोग 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, हो गया? नहीं, कुछ नहीं लिखना है हम लोगों को, इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, यहीं पे खत्म, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख लिया है देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, इक्वल्स टू 7 वो लिखा ही हुआ है हमने, तो हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played। बोल रहे एक फुटबॉल टीम है, वो सिर्फ 10 मैच जीता है, यानी 10 मैच जीता है। ठीक है, जितना भी मैच खेला उसमें से 10 मैच ही सिर्फ जीता है। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर 40% है उनका विन परसेंटेज, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कितना मैच खेला है, 25 होगा। ठीक है, कैसे वो बताएंगे। तो ये 10 जो है ये है क्या चीज, 10 मैचेस क्या है, ये विन परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इफ देयर विन परसेंटेज इज 40, यानी विन परसेंटेज जो है 40 है, तो आपको बताना है कि टोटल मैच कितना खेला है उन्होंने। तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल मैच प्लेड बी x, let the total match played be x, let the total match played be x, let the total match played be x। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था कि ये लोग 10 मैच जीता है, लेकिन ये 10 मैच कितना का है, 40% ऑफ द टोटल मैच, यानी टोटल में से 40% जीता है। यानी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वो लोग सिर्फ 40% जीता है ऑफ x इक्वल्स टू 10। समझ आया, यानी टोटल मैच का 40% जो है वो है 10। समझ आया? सो इसको अभी सॉल्व करेंगे। 40% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू x इक्वल्स टू 10। अब देखो हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर 2 में कि जब कभी भी कोई भी चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर इंटू कर देते हैं, और ऊपर कोई भी चीज़ होता है तो नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10
इंटू 100 बाई 40, या तो आप यहाँ पे कैंसिल करके भी वहाँ भेज सकते हैं, आपका मर्जी। अब ये जीरो कट गया, 4 1 जा 425 जा, यानी x का वैल्यू हो गया 25। समझ आया? x का वैल्यू 25 हो गया। सो लास्ट में आप लोग लिखोगे therefore the total match plate equals to 25। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नंबर 5 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट। ये वाला क्वेश्चन में ना बहुत बार होता है कि बच्चा गलत करता है, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है ना वो गलत करेगा ही करेगा, और जो समझ के करेगा ना वो कभी भी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, यानी उसके पास 600 रुपीस बच गया है आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। 75% उसने खर्चा कर दिया, यानी ये जो बचा हुआ जो है वो उसका सेविंग है, यानी 75% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना परसेंटेज उसके पास? टोटल 100% का होता है ना, तो 75% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 100 माइनस 75, यानी ये 25% उसके पास बच गया, यानी 25% टोटल पैसा का 600 होगा। आंसर मिल गया, 2400 होगा। ठीक है, ओके, देखते हैं। सो हम मान लेते हैं लेट द टोटल मनी बी रुपीज एक्स। लेट द टोटल मनी बी रुपीज एक्स। ठीक है, हमने x मान लिया। अब यहाँ पे क्या बोला था कि 75% उसने क्या कर दिया है, स्पेंड कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी, परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग मनी इक्वल्स टू कितना परसेंटेज उसने स्पेंड किया, 75%। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, परसेंटेज ऑफ सेविंग मनी, परसेंटेज ऑफ सेविंग मनी इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखना 100 माइनस 75 ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज 100 माइनस 75 ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज बाहर, इक्वल्स टू 25%। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप लोग फिर से देख सकते हो, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, यानी उसके पास बच गया है सिर्फ 600, यानी ये सेविंग है। तो कैन आई से दैट सेविंग तो टोटल पैसा से ही किया जाता है, हाँ या ना? सो कैन आई से दैट 25% ऑफ एक्स, यानी 25% ऑफ टोटल इक्वल्स टू उसका सेविंग कितना है, 600। समझ आया? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, तो इनटू एक्स इक्वल्स टू 600। अब ये यहाँ का नंबर वहाँ भेजो, ऊपर का नीचे ले जाओ, या तो फिर आप चाहो तो यहाँ पे काट भी सकते हो, तो मैं वहीं ले जा रहा हूँ, 600 इंटू 100 बाई 25। ये 25 से काट दिया, 25 1 जा 25 4 जा, आप लोगों का मर्जी, आप लोगों को जैसे काटना है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6 4 जा 24। सो ये रहा आपका आंसर, हो गया 2400। क्लियर है? ओके, सो हमारा आंसर 2400 आया। अगर आपका आंसर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे हमने 25% ही क्यों लिया, 75 क्यों नहीं लिया?
क्योंकि 600 जो है वो सेविंग है, तो सेविंग का जो परसेंटेज होगा डेट विल बी इक्वल टू सेविंग ना, यानी 25% सेविंग था, दैट विल बी इक्वल टू 600। ठीक है, अगर आपको मान लो कि इस क्वेश्चन में बोलता है कि उसने 75% पैसा बचाया है, तो 75% बचाया है, तो उस केस में 75% होता, 75% ऑफ x इज इक्वल टू जितना पैसा बचाया वो होता। समझ आया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% आदमी को क्रिकेट पसंद है, 30% लाइक फुटबॉल, and the remaining like other games, बाकी लोगों को 60% क्रिकेट पसंद करता है, 30% फुटबॉल पसंद करता है, और बाकी का जो आदमी लोग है वो अलग अलग गेम पसंद करता है, कोई रग्बी पसंद करता है, कोई बास्केटबॉल, कोई कुछ और। ठीक है, then what percentage of people like other game? So लिखो percentage of people who like cricket, percentage of people who like cricket, percentage of people who like cricket, percentage of people who like cricket equals to 60%, 60%, percentage of people who like cricket equals to 60%। ठीक उसी तरीका से फुटबॉल के लिए भी लिख लो, percentage of people who like football equals to 30%। बचा कितना परसेंट? 60% क्रिकेट पसंद करता है, 30 फुटबॉल, यानी 90 हो गया, बच गया 10। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल, क्वेश्चन में पूछा है ना कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, percentage of people who like other game, percentage of people who like other game equals to 100 माइनस 100 में से क्रिकेट को माइनस करना होगा और फुटबॉल को माइनस करना होगा, यानी 100 माइनस 60 माइनस 30, पूरा को ब्रैकेट में रखकर बाहर में परसेंटेज, 100 माइनस 60 माइनस 30 ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज बाहर, इक्वल्स टू 10% बच जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, यानी कोई सिटी में 50 लाख आदमी है, 50 लाख आदमी है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, यानी कितना आदमी लोग क्रिकेट पसंद करता है, कितना लोग फुटबॉल पसंद करता है, और कितना लोग अदर गेम पसंद करता है उस सिटी में। सो अब हम लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा पेज बचाने के लिए। सो हम लिख सकते हैं नंबर, नाउ बोल के लिखना, नाउ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। यहाँ पे परसेंटेज नहीं बात कर रहा हम लोग, कितना आदमी लोगों को क्रिकेट पसंद है। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, सो क्रिकेट कितना लोगों को पसंद था, 60%। 60% ऑफ टोटल आदमी कितना है इस जगह में, सिटी में टोटल आदमी कितना है, सो 50 लाख। सो ये हो गया 50 लाख। ठीक है, आप चाहो तो 50 और 5 जीरो भी दे सकता है। ठीक है, अब इसको मैं काट दिया, 60% का मतलब 100 इंटू 50 लाख। ठीक है, आप चाहो तो 0 0 0 0 ऐसा करके लगा सकता है, ये जीरो कट गया,
ये जीरो कट गया, तो आपके पास बच गया 6 5 सा 30 लैक्स, यानी 30 लैक्स आदमी को क्रिकेट पसंद है। कोई डाउट नहीं ना? अब ठीक उसी तरीके से फुटबॉल के लिए लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इक्वल्स टू 30% ऑफ 50 लाख, और वैसे ही अदर गेम के लिए भी निकाल लो 10% ऑफ 50 लाख, निकालो और देखो कितना कितना निकलता है। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल सॉल्व करने के बाद वो मिलेगा 15 लाख, और लास्ट वाला नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इक्वल्स टू 5 लाख। सो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग को ना कुछ कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कब हमको फायदा होगा कब नुकसान होगा, ये सारा चीज हमको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक पेन है, मैंने ये पेन खरीदा, जिस दाम पे मैं खरीदता हूँ वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे कि ये पेन मैंने 10 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है, ये मैंने पेन 10 रुपीज़ में खरीदा, तो 10 रुपीज़ विल बी माई कॉस्ट प्राइस। अब मान लो कि मैं स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद ना किसी को ये पेन पसंद आ गया, तो उसने मेरे को बोला कि ये पेन मेरे को बेचेगा क्या, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है मैं बेच दूंगा। तो वो पूछेगा ना कितना पैसा देना होगा, मैं बोलूँगा ठीक है 15 रुपीज़ दे देना, ठीक है, तो 15 रुपीज़ वो दे दिया। तो मैंने खरीदा था कितना में, 10 रुपीज़ में, और मैंने बेच कितना में दिया, 15 रुपीज़ में। यानी मेरा खरीदा हुआ दाम कम था और बेचने वाला दाम ज़्यादा था। तो जब कभी भी कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, जब कभी भी खरीदने वाला दाम कम होता है और बेचने वाला दाम ज़्यादा होता है, उस केस में हमको प्रॉफिट मिलता है। और जब कभी भी प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कितना परसेंटेज फायदा हुआ, ठीक है। वैसे ही अभी मान लो कि मैंने ये पेन 10 रुपया में खरीदा था और मेरा ना इसका कैप गायब हो गया, कहीं गुम हो गया, तो कोई मेरे से बोला कि क्या ये पेन बेचेगा, मैं बोला ठीक है, तो वो मेरे को पूछेगा कितना में बेचेगा। अभी मैं 15 रुपीज़ बोलूँगा तो देगा नहीं, क्योंकि इसका कैप नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है तो 12 रुपीज़ दे देना, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसका तो कैप भी नहीं है, 12 रुपीज़ नहीं दूंगा, मैं इसका 8 रुपीज़ दूंगा। तब मैं भी क्या करूँ, बिना कैप का तो बिक्री भी नहीं होने वाला, तो मैं बोला अच्छा ठीक है चल तू 8 रुपीज़ ही देना। सो 8 रुपीज़ दिया, मैंने खरीदा कितना में था, 10 रुपीज़ में, और मैंने बेचा कितना में अभी, 8 रुपीज़ में, यानी मेरा 2 रुपया का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे लॉस होगा। यानी जब कभी भी खरीदा हुआ दाम ज़्यादा होगा और बेचने वाला दाम कम होगा तो लॉस होता है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ, सिंपल सा चीज़ है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, यानी 10 में से 8 को माइनस कर दो, 2 रुपया लॉस हुआ। समझ आया? जब कभी भी लॉस निकलेगा तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड लॉस परसेंटेज, ठीक है। एक चीज और बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि मेरे को ना टीवी खरीदने का मन था, तो मैं क्या किया, मैं सिटी गया, सिटी में जाकर एक टीवी लेकर आया। टीवी का दाम था 15,000, तो मैंने 15,000 का टीवी लिया और फिर मैंने क्या किया ना, टीवी का ना इंश्योरेंस कर लिया। हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है, हाँ, यहाँ तक कि आपका बिस्तर से लेकर साइकिल से लेकर हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है। तो मैंने टीवी का इंश्योरेंस कर लिया कि अगर ख़राब होगा या कहीं पे जल गया या पानी में डूब के ख़राब हो गया, जो भी है,
मेरे को वापस मिलेगा, या कोई चोरी कर लिया तो इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। तो हर चीज का होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया 500 रुपीज का। मैंने कितना में खरीदा था टीवी, टीवी कितना में खरीदा था 15,000 में, और मैंने कितना का इंश्योरेंस किया 500 का, ठीक है। अब क्या है, सिटी से घर लाने में, सिटी से घर लाने में टीवी को तो हाथ में पकड़ के नहीं लेके आऊंगा अकेले, तो मैंने क्या किया, गाड़ी ले लिया, गाड़ी बुक कर लिया, तो 500 का गाड़ी का चार्ज लग गया, ठीक है। यानी मेरा टीवी खरीदने में 15,000 लगा था, इंश्योरेंस का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सारा प्लस होने के बाद दैट विल बी माय टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी टोटल खर्चा मेरा 16,000 होगा। समझ आया? यानी खरीदने के बाद घर तक आने तक जो भी आप एक्सपेंस करते हो दैट विल बी टेकन एज टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, तो अभी आप लोगों को कुछ फॉर्मूला पता होना का, ये फॉर्मूला आप लोग बाय हार्ट कर लेना, नेक्स्ट दिन ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। सो सबसे पहला फॉर्मूला प्रॉफिट, प्रॉफिट बोल सकते हो या गेन बोल सकते हो, आप लोगों का मर्जी। प्रॉफिट कब होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब कभी भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। समझ आया? सेलिंग प्राइस जो है बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, जब कभी भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से यानी ज़्यादा होगा, हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लॉस भी होगा, यहाँ पे मैं इसी का सीधा सीधा लॉस का लिख दे रहा हूँ, तो लॉस, लॉस कब होगा, सीपी माइनस एसपी, जब कभी भी आपका खरीदा हुआ दाम ज़्यादा होगा, खरीदा हुआ दाम ज़्यादा होगा बेचने से, तो डेफिनेटली मेरा लॉस होगा। सो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, यहाँ पे लिख देता हूँ सी पी ग्रेटर देन एस पी। समझ आया? यहाँ पे सी पी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, सी पी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, एस पी का मतलब है सेलिंग प्राइस। अब दूसरा फॉर्मूला, जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%, ये हुआ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। वैसे ही लॉस परसेंटेज निकलता है, तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू सेम लॉस बाय सीपी इंटू 100%, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में, आपको बोलेगा लॉस परसेंटेज निकालने, ऐसा कैसे होगा। फायदा हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा। समझ आया? नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला, नंबर 3 फॉर्मूला, ये एक शॉर्टकट तरीका है सेलिंग प्राइस निकालने का। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला होता है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, जब कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो आप सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। वैसे ही एसपी सेलिंग प्राइस जो है लॉस के केस में, अगर आपका लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट के केस में था, अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी। समझ आया? ये फॉर्मूला पूरा रट्टा मार लेना होगा। नंबर 4 इस बार है कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100
by 100 plus profit percentage into SP, और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 by 100 minus loss percentage into SP. सो ये कुछ फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको एकदम बाय हार्ट रखना होगा। अगर ये बाय हार्ट रखोगे, याद करके रखोगे, तब जाके ही आप नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। जनरली बच्चा लोगों को ना ये दो फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है, ये दो फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है कि सर ऊपर होगा या नीचे होगा, ऐसा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि SP इज इक्वल टू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसा फॉर्मूला लिख देता है। तो इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है। पहला दो तो एकदम से सिंपल है, ये सारा प्रॉफिट का केस है, ये सारा लॉस का केस है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला तो दोनों याद रहेगा, दूसरा भी सबको याद रहेगा, लेकिन ये दोनों में जब कंफ्यूजन होता है तो एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। SP का मतलब होता है, आप दिमाग में ऐसे रखना, मैं कभी नहीं भूलता ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं इस तरीका से याद करके रखा हूँ। SP का मतलब मैंने याद किया था सुपीरियर, ये मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, मैंने अपना टेक्निक लगाया। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है जो ऊपर रहता है, तो इस फॉर्मूला में ऊपर रहेगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस रहेगा, लॉस होगा तो माइनस रहेगा, लेकिन ऊपर ही रहेगा। समझ आया? जैसे कि SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि ये सुपीरियर है, ठीक है। यहाँ पे लॉस होगा तो माइनस होगा, लेकिन वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है, ये अगर सुपीरियर है तो इसको नीचे वाला मान लो, तो नीचे वाला तो हमेशा नीचे ही रहेगा ना। तो 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस के केस में 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। समझ आया? सो ऐसे थोड़ा थोड़ा टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो आप चीज को याद रख पाओगे ज़्यादा दिन तक। अगर आप रट्टा मारोगे तो आज नहीं तो कल तो आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला अच्छा से याद कर लेना, और याद करने के बाद नेक्स्ट दिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।